हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास एट्थ, किस क्लास का? क्लास एट्थ साइंस का हम लोग साइंस पढ़ेंगे। ENCE, ठीक। साइंस आज से आप लोग का चैप्टर शुरू है, चैप्टर 1, ठीक। इसका नाम क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, ठीक। ये शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। आप लोगों के पास 1 अप्रैल से लेकर के आप पूरा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाता है फरवरी तक, ठीक, मिड फरवरी यानी मध्य फरवरी, बीच फरवरी तक आप लोगों के पास समय है। अब मैं आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगी, चैप्टर 1 से लेकर के जितना भी चैप्टर होगा लास्ट तक हम सारा कोर्स आप लोग का कंप्लीट कराएंगे। थ्योरी विथ MCQ, यानी पहले हम लोग इसे पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कराएंगे, जैसे आप लोग अपने स्कूल में टीचर के सामने पढ़ते हो। सरकारी स्कूल जैसे यूपी बोर्ड हो गया, ठीक। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, किस बच्चों के लिए? हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वहाँ पे क्या है, कई कई स्कूलों में ऐसे हैं जहाँ पे HINDI, ठीक। हिंदी मीडियम के स्कूल के बच्चों के लिए ये हम कर रहे हैं, हमारे तरफ से किया गया एक छोटा सा प्रयास है। अक्सर कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे साइंस के टीचर नहीं हैं सॉरी, जहाँ पे साइंस के टीचर नहीं हैं, इसलिए हम सोचे हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल पे होम साइंस तो हम पढ़ाते ही हैं, साथ में साइंस को भी हम पढ़ाते हैं। तो हमने कहा हम क्यों ना एक छोटा सा प्रयास करें। इस मेरे छोटे से प्रयास से आप कुछ बच्चों का भला हो, तो उससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जिनके घर में बच्चे हों या जिनके घर में बड़े भाई बहन हो, छोटे भाई बहन हो, वो उनको सजेस्ट करें ये पढ़ने के लिए। और ये नहीं कि हम अभी पढ़ा रहे फिर छोड़ देंगे, ये ऐसा नहीं करेंगे। हमेशा जब मुझे समय मिलेगा, मैं स्कूल में एक सरकारी टीचर हूँ, मुझे जब समय वहाँ से मिलेगा मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए पर डे, भले ही 20 मिनट का ही क्वेश्चन हो, एक चैप्टर हम 12 दिन में ख़त्म करेंगे, 15 दिन में ख़त्म करेंगे। लेकिन ये मैं गारंटी देती हूँ कि लास्ट तक एग्ज़ाम होते होते टिल फरवरी तक हम आप लोग का कोर्स कंप्लीट कराएंगे, थ्योरी विथ MCQ के साथ में। पहले समझाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे। तो जो भी हों उन्हें सजेस्ट करें मेरे चैनल पे आके पढ़ने के लिए। अब बहुत बातें हो गई, अब क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, यानी विज्ञान और तकनीकी, ठीक, इनके क्षेत्र में क्या नवीनतम प्रगति हुई है, ठीक। नित नए क्या प्रयास किए गए हैं, क्या है? विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी के नवीनतम प्रगति, जैसे संचार, ठीक। संचार मतलब अंतरिक्ष की चीज़ें जो भी हो रही हैं, चंद्रयान 1, 2, 3, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सब क्या है? ये सब मिसाइलें हैं, ठीक। ये क्या है? अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हो गई, संचार वाली चीज़ें हो गई, जो भी ये चीज़ें हो गई। फिर अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं प्रचार, संचार प्रौद्योगिकी तथा गवर्नेंस के क्षेत्र में, इन सब में क्या हुआ है? कौन से नित्य नवीनतम सुविधाएं दी गई हैं, कैसे क्या चीज़ें किया गया है, इसके बारे में आप लोग के चैप्टर में विस्तार से दिया गया है, ठीक। थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक। अब क्या है, जैसा कि आपने अपनी पिछली कक्षा यानी क्लास 7th में, ठीक, पिछली कक्षा में पढ़ा कि कैसे विज्ञान और तकनीकी हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है, ठीक। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान मतलब रिसर्च, ठीक, रिसर्च के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। किससे? विज्ञान एवं तकनीकी। विज्ञान ही तो हर चीज़ की खोज करता है। आज साइंस ना होता तो क्या होता? वहाँ पे गई थी अभी स्पेस पे, कौन गया था? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अभी गई थी, कितने दिनों तक फंसी थी, वो साइंस ही तो था कि जो ले गया और वापस उन्हें सुरक्षित लाया। ये क्या है? ये हमारा साइंस ही है। किसी भी नई तकनीक के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या तथा कार्यशैली में सुधार आता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। प्रत्यक्ष या परोक्ष का मतलब क्या हुआ? प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ें सामने से हो रही हों, और परोक्ष मतलब जो चीज़ें बैक से हो रही हैं, पीछे से हो रही हैं, यानी हमें मालूम नहीं है लेकिन फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, के रूप में डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। ठीक, क्या है मूलभूत चुनौतियों में? क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं। पहले क्या थे? पहले लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती थी। अब क्या है? अब लोगों की कम डेथ होती है। क्यों? क्योंकि हमारे चिकित्सा आगे निकल गया है। सारी चीज़ें, हमारे शरीर के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, हर चीज़ें पता चल जा रही। एक्सरे है, इंडोस्कोपी है, MRI है, ये सब क्या है? ये सब साइंस की ही तो देन है। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। ठीक, यानी कृषि में क्या विज्ञान सुधार किया? तमाम, पहले क्या था? पहले हाथ से कटाई होती थी, बुआई होती थी। अब क्या है? एक से एक मशीनें आ गई हैं जो क्या है? कंबाइंड है। इस समय गेहूं कट रहे होंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कृषि में कौन आया है? साइंस आया है। ठीक, उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, कल कारखाने हैं। जो मजदूर किसी गड्ढे को इतने टाइम में खोदते थे, आज जेसीबी लगा करके 2 घंटे में हो जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब साइंस है। ठीक, अब क्या हम लोग देखेंगे संचार के क्षेत्र में विज्ञान क्या किया है। ठीक, मैं समझ पा रही होंगे कि आप लोग मेरे द्वारा समझाए गए चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक, मैं बहुत ही ईजी शब्दों में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी। संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न यानी टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, डाक सेवा यानी ईमेल। आप लोग सब लोग बड़े हो, ईमेल के बारे में सब लोग जान रहे होंगे। ईमेल क्या है? ठीक, पहले सब लोग लेटर भेजते थे, आज एक मेल करते हैं, फैक्स करते हैं, न जाने सेकंडों में सबके पास पहुंच जाता है। ठीक, और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए हैं। आज अगर एक बात बताइएगा, अगर आपके पास मोबाइल है, ठीक, एंड्रॉयड सेट है, अगर उसमें नेट ना हो, ठीक, आज तो जियो का रिचार्ज है, 2 GB रिचार्ज मिल रहा है, दिन भर अपना रील्स देखो। ठीक, पढ़ाई लिखाई तो होनी नहीं है। चलिए ठीक, पॉइंट पे आते हैं। क्या है? इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति लाया। ठीक, आज इंटरनेट ना हो तो कुछ नहीं है। ठीक, इंटरनेट ही हर चीज़ को आसान बनाया है। ठीक, ये संचार के क्षेत्र में। अब क्या है? कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीक का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में, कब? वर्ष 2001 में, में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ई पोस्ट नाम दिया गया। कब शुरू किया गया? 2001 में। ठीक, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। ठीक, क्या जुड़ गया? मोबाइल फ़ोन कब आया? 20वीं सेंचुरी में। ठीक, 20 सेंचुरी में क्या हो गया? मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया। ठीक, किसके साथ जुड़ गया? मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के साथ जुड़ गया, सैटेलाइट के साथ जुड़ गया। ठीक, 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नया नाम, ठीक, कौन सा नाम? स्मार्ट मोबाइल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्मार्टफोन, एंड्रॉयड सेट। ठीक, स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G, यानी क्या है? 3G का मतलब क्या होता है? 3rd जनरेशन, 4G 4th जनरेशन, 5G 5th जनरेशन। ठीक, ये सब क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है। जी जो है उसका जी का नाम क्या है? जनरेशन है। क्या है? जनरेशन टेक्नोलॉजी 5G 5th जनरेशन के रूप में उपलब्ध है। ठीक, पहले क्या था? मोबाइल था। ठीक, यही मोबाइल फ़ोन जब अपने में नया लाया, स्मार्ट हो गए। क्या हुआ? स्मार्ट हो गए। तो स्मार्ट मोबाइल के साथ में 3G 4G 5G रूप बदल कर आया। ठीक, अब क्या है? संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई। ठीक, क्या है? वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस मतलब, वायर मतलब तार होता है। ठीक, यानी बिना तार के
समझे क्या है वायरलेस फिडिलिटी एवं वाई मैक्स तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन ही है। ठीक क्या है एक अद्भुत देन है। 3G 4G 5G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड वायरलेस इंटरनेट डाटा वीडियो टेलीविज़न के कार्यक्रम इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग व मनोरंजन का आदान प्रदान अब संभव हो गया है। यानी क्या है जब हम लोग कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी रील्स देख रहे हैं, कोई पढ़ने की वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, क्या है इंटरनेट है, दनादन वीडियो चल रहे हैं, क्या है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी ज़रा सा होता है तो तुरंत वाईफाई से कनेक्ट करा लेते हैं जहाँ भी हो। तो ये सब क्या है ये सब हमारी चीज़ों को आसान बनाए हैं। ठीक अब दूसरा क्या है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT के क्षेत्र में कैसे विज्ञान सहयोग किया है या क्या विज्ञान मदद किया है। ठीक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों में विभिन्न सामाजिक आर्थिक डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। सेतु मतलब पुल यानी ब्रिज है। ठीक किसी भी चीज़ को जहाँ पे मान लीजिए कहीं नदी वगैरह हो तो वहाँ पे ब्रिज बन जाता है तो क्या होता है हमारा रास्ता सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है। इसी तरीके से क्या हुआ है ये सारे डिवाइसों के अवरोधों को पार करने के लिए एक सेतु यानी एक ओवर ब्रिज का कार्य किया है। ठीक कौन ICT शिक्षा के क्षेत्र को सुधारने में के लिए विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। ठीक क्या है शिक्षा के स्तर को हाई करने के लिए यानी इंक्रीज करने के लिए क्या किया गया विशिष्ट शिक्षकों की यानी टीचरों की नियुक्ति की गई। अब कैसे नियुक्ति की गई जो ICT केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। ठीक स्कूल योजना में ICT के अंतर्गत कई राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसके कहने का मतलब क्या है शिक्षा के क्षेत्र में जो ICT आया है ये क्या कर रहा है ये शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री मतलब जैसे हमें पढ़ने में जो हेल्प करे उसके रूप में क्या है हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं नहीं समझ में आता है तुरंत इंटरनेट का सहारा ले लेते हैं तो क्या हुआ ये हमारी चीज़ को मतलब अच्छे से समझने में हमें हेल्प कर रहा है। उसी तरीके से हमारे सहायक के रूप में कार्य कर रहा है जो बच्चों को खुशनुमा बना रहा है, खुशनुमा वातावरण दे रहा है पढ़ने के लिए और मनोरंजन तरीके से भी दे रहा है कि ताकि आपके ऊपर लोड ना पड़े और किसी भी विषय के प्रति भय ना हो। ठीक यानी किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आपके प्रति अंदर डर ना हो कि अरे मैं साइंस नहीं पढ़ूंगी बहुत तेज़ है, मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा मुझे आता ही नहीं है, मैं मैथ नहीं पढ़ूंगी मैं मैथ नहीं पढ़ूंगा, ठीक इंग्लिश नहीं बोलूँगा इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा। ये सारी क्या है ये आपके अंदर के भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में ITC की भूमिका पर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल दे रहा है। देता है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कौन कौन से स्मार्ट स्कूल मतलब कि हमारे स्कूल में डिजिटल ब्लैक बोर्ड हो, सारी चीज़ें जो भी हमें दिक्कत हो हम तुरंत ब्लैक बोर्ड पे सर्च कर लें खोज लें। ई बुक
ई बुक का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इसी चैप्टर में हर बुक में क्या होता है, जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहाँ बार कोड देता है। बार कोड क्या है, कैमरे से स्कैन करिए स्कैनर से, और स्कैन करने के बाद उस चैप्टर पे तुरंत आप पहुँच जाइए। ठीक, ई किताबों में, ई किताब क्या है, जैसे PDF के रूप में सारी बुकें रखी हुई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। अब क्या है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी कहाँ विकास किया है। अब तक हम लोग कहाँ देखे, संचार के क्षेत्र में नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में। अब नंबर 3 कहाँ है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ठीक, अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्या किया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये कौन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ठीक, की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार, क्या है, इनकोस्पार, इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टकट क्या है, इनकोस्कार, एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का गठन हुआ। इसरो कौन है, इसरो संस्था क्या करती है, चंद्रयान अभी 3rd 4th जो भी लॉन्च हुआ था, विद्यालय में सारे कार्यक्रम दिखाए गए थे बच्चों को लाइव, ये सब क्या था, ये इसरो के द्वारा ही भेजा जाता है। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। क्यों, क्योंकि पहले एक रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत हुआ था, ये रॉकेट है। ठीक, इससे शुरुआत हो करके और अब क्या हो गया है, अब किसी चीज़ की कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, और किसने किया, इसरो ने किया। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जिसे इनसेट कहते हैं एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जिसे IRS कहते हैं जैसी अत्याधुनिक उपकरण प्रणाली मौजूद है। ये किसकी देन है, साइंस की देन है। इनसेट उपग्रह दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। ठीक, हम लोग घर में बैठे रहते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है कि अगले 2 दिन में मूसलाधार बारिश होगी। ठीक, ये सब क्या है, ये सब साइंस है। और ये जो उपग्रह हैं ये सारे वहाँ से हमें वो इंडिकेट करते रहते हैं कि ये चीज़ें यहाँ होने वाली है। ठीक, क्या होता है, भूकंप आने वाली होती है, सुनामी आने वाली होती है। समुद्र के किनारे जितने भी लोग बसे होते हैं, मछुआरे, उनको क्या कहा जाता है कि आप समुद्र को छोड़ दीजिए क्योंकि आपदा आने वाली है, और उनको क्या होता है, सुरक्षित बचा लिया जाता है। ये सब क्या है, ये सब उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, ये सब क्या है, ये सब साइंस की ही तो देन है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें से एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे PSLV कहते हैं। क्या कहते हैं, PSLV का फुल फॉर्म जान लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, जिसे PSLV कह रहे हैं। ठीक, यहाँ क्या कह रहा है, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये इसका हिंदी में नाम है। ध्रुवीय यानी पोलर, उपग्रह यानी सैटेलाइट, ये क्या है, PSLV। ठीक, इसका फुल फॉर्म है, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे GSLV कहते हैं। ठीक, GSLV। ठीक, जिसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। सितंबर 2004 में भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे GSLV F1 द्वारा प्रक्षेपित एडोसैट भारत का पहला उपग्रह है। क्या है, भारत का फर्स्ट उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। ये एडोसेट क्या है, शिक्षा के लिए फर्स्ट इंडिया का समर्पित क्या है, उपग्रह है, प्रक्षेपण यान है। ठीक, जो शिक्षा के क्षेत्र के लिए समर्पित है। आकाश गंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा ब्लैक होल जो सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा है पाया गया है। ब्लैक होल पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। किसके द्वारा,
जापान की कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा पुष्टि की गई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान फर्स्ट के सफल परीक्षण में सफल रहा। ठीक, ये क्या कहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी क्या हो गया? इसरो हो गया। ठीक, इसरो ने क्या किया? मंगलयान एवं चंद्रयान फर्स्ट के सफल परीक्षण में सफल रहा। ठीक, अब क्या है, इन्हें भी जाने। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, भारत का प्रथम चालक रहित विमान लक्ष्य। ठीक, अब क्या है? रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अब तक हम लोग कहाँ कहाँ देखे? संचार के क्षेत्र में। नंबर टू कहाँ था? चलिए, पीछे जो चीज़ें छूट गई उसे बाद में रिवाइज कराएंगे, मुझे भी नहीं याद आ रहा। राष्ट्रीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ठीक, जिसको क्या कहते हैं? DRDO का गठन 1958 में किया गया। ठीक, इसरो का गठन कब किया गया था? इसरो का 1969 में। ठीक, कब किया गया था? 1969 में। जबकि DRDO का स्थापना कब किया गया? 1958 में। ठीक, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल पृथ्वी, ठीक, क्या है? सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। ठीक, जैसे यहाँ आप हो, यहाँ कोई और हो, टारगेट हो, यहाँ से क्या है? सतह से सतह। ठीक, ये क्या हो गया? पृथ्वी है। अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक जिसे अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्यभेदी विमान, बैकून बैरेज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। क्या है? इसरो की उपलब्धि क्या थी? जैसे मंगलयान पे सफल उड़ान। ठीक, और क्या था? चंद्रयान फर्स्ट का सफल परीक्षण। इसी तरीके से ये सारे किसके हैं? DRDO के हैं। ठीक, प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। ठीक, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो बैलिस्टिक, APJ अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं। मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। और मिसाइल वुमेन पूछे तो थॉमस टेथी। कौन? थॉमस टेथी। ये कौन है? ये मिसाइल वुमेन है। अब मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अभी हम बताएं ना, मिसाइल मैन कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक, इन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, INS अरिहंत आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब कौन है? ये सब क्या है? रक्षा के क्षेत्र में ये सब क्या है? युद्धपोत हैं। ठीक, अब क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। अब क्या था? इसके अनुसंधान के क्षेत्र में। अब नंबर 5 क्या है? चिकित्सा के क्षेत्र में साइंस कहाँ क्या कर रहा है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी इस बुक में दिया गया है। ठीक, पहले चिकित्सालयों में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, इंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों के जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक का प्रयोग हुआ। ये निदान मूलक एवं उपचार मूलक तकनीक हैं जैसे रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी जिसे CT कहा जा रहा है, मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक,
इमेजिंग, जिसे एमआरआई कहा जा रहा है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, देखिए यहाँ दे रहा है, ठीक, क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक, ये क्या है, एमआरआई का पूर्ण रूप है। सोनोग्राफी आदि है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श किया जा सकता है। किसके अंतर्गत, टेली चिकित्सा, टेली मतलब टेलीफोन के द्वारा, टेलीफोन चिकित्सा के द्वारा हम क्या करेंगे, 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व में कहीं भी किसी भी चिकित्सा यानी डॉक्टर जो विशेषज्ञ हों, विशेषज्ञ मतलब जैसे हड्डी के कोई विशेषज्ञ होते हैं, कोई क्या होते हैं, हार्ट के विशेषज्ञ होते हैं, कोई लीवर के होते हैं, इसी तरीके से हर चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। और टेली चिकित्सा के अंतर्गत हम 5 से 6 घंटे में पूरे विश्व के अंदर कहीं से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराना, लीवर ट्रांसप्लांट कराना, हार्ट ट्रांसप्लांट कराना, ठीक, क्या है, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि है। भारत ने जीका विषाणु यानी वायरस के लिए जीका वैक नामक टीके की खोज की है। किसकी, जीका वैक नामक टीके की खोज की है। अब क्या है, कृषि के क्षेत्र में क्या कर रहा है या क्या साइंस आगे बढ़ा, ठीक, आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों, उन्नत बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई, ठीक। अब इसमें क्रांतियों के बारे में जान ले जरा, क्या है, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ये सारी चीज़ें, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, ठीक, ये सब लोग आप लोग कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। लाल क्रांति मांस उत्पादन या टमाटर उत्पादन, ठीक। कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अक्सर लोगों का जीविकोपार्जन का साधन कृषि ही है। कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया। हरी खाद भूमि का पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचती है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क कीट नियंत्रक विधि एवं नाइट्रीकरण निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, अब क्लास को मैं यहीं क्लोज करती हूँ क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। साइंस है, इतनी आसानी से समझ नहीं आती है, इसलिए छोटे वीडियो में ऐसे मैं करके एक चैप्टर को 4 पार्ट में 5 पार्ट में जितना हो सकेगा मैं करके लाऊंगी। इतने इजी शब्दों में समझाऊंगी कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जो भी आपके बड़े भाई, छोटे भाई, बहन जो भी हों, किसी के बच्चे हों, जो भी देख रहे हों, सजेस्ट करें इस वीडियो को पढ़ने के लिए।